Hello class, we were discussing about the Indian craft and industries and the topic is the community of weavers. भारत में कितने समुदाय के बुनकर थे, जुलाहों के कितने कितने कम्युनिटी समुदाय कैसे थे. See it in the book. The people who are skilled in the art of weaving, ऐसे लोग जो कि कपड़े की बुनाई जानते थे, बुनकर लोग, they were called weavers, वो कहलाते थे जुलाहे या बुनकर कहलाते थे. The profession was usually hereditary in weaving skill were taught by one generation to the next. और ये कपड़े बुनने का जो प्रोफेशन था वो किसी एक समुदाय का था, इन जुलाहे लोगों का समुदाय था. वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मीन्स पिता अपने बेटे को वो काम सिखा देता था, उसके साथ रहते रहते वो काम सीख जाते थे. द इनिशियल स्टेज ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग. इस कपड़े के व्यवसाय का सबसे प्रारंभिक पहला जो स्टेप है वो है कपड़े का धागा बनाना, कॉटन से धागा बनाना. एंड इट वाज डन मोस्टली बाय द वुमेन विद द हेल्प ऑफ चरखा एंड तकली. और ये मुख्य रूप से धागा बनाने का काम कौन करता है? ज़्यादातर वो औरतें करती हैं, जिनमें वो चरखा और तकली का यूज करती हैं. आप में से शायद ही कुछ लोगों ने देखा हो चरखा चलाते हुए. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको ज़्यादातर दिखाया जाता था. क्यों? क्योंकि वो स्वदेशी अपनाओ का नारा उन्होंने दिया था कि हम भारत में बने हुए कपड़ों को पहने, ना कि विदेशों को. ये चीज़ें आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियन मार्केट्स को कवर कर लिया था. और फिर जब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ के लोगों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आंदोलन किया, तो गांधी जी ने ये नारा दिया कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे. आफ्टर द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा इट वाज रोल्ड ऑन द तकली. जब चरखे पे धागा बना लिया जाता था तो इसको और रोल किया जाता था तकली पे, जिससे और वो मजबूत धागे बन जाएं, उनको और रोल किया जाता था. द रोल्ड थ्रेड वाज देन वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर्स. और फिर ये इस धागे को, खूब रोल किए हुए धागे को, उससे कपड़े को बुनाई की जाती थी. वीविंग वाज डन मोस्टली बाय मेन. और बुनाई का काम ज़्यादातर मेल मेंबर्स करते थे, पुरुषों के द्वारा किया जाता था. To meet the demand of colored cloth, the thread was dyed by the dyer. और रंगीन कपड़े बनाने के लिए उस धागे को रंगरेजों द्वारा, जो रंगाई का काम करते थे, उनके द्वारा उसे रंग दिया जाता था, कलर किया जाता था. और ये डायर्स क्या कहलाते थे? रंगरेज. इन्हें रंगरेज भी कहा जाता था. द चिप्पिगर्स वर द पीपल हु स्पेशलाइज्ड इन द ब्लॉक प्रिंटिंग. और चिप्पिगर कहलाते थे जो ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे. मीन्स कुछ ठप्पे होते थे ऐसे, और उसको कलर में डाल करके और इन कपड़ों पे वो छपाई का काम करते थे, उन्हें छिपीगर कहा जाता था. द गुड्स रेडी फॉर बीइंग सोल्ड वेयर फर्स्ट कलेक्टेड इन अ वेयर हाउसेस नोन एज औरंग. और जब कपड़े तैयार हो जाते थे मार्केट में जाने के लिए तो वो ला करके वेयर हाउस में रखे जाते थे, और उन वेयर हाउसेस को क्या कहते थे? औरंग कहा जाता था. औरंग नामक जगह पर बने हुए कलर्ड या फिर प्लेन ये सारे कपड़े ला करके स्टोर किए जाते थे, वहाँ से फिर मार्केट के लिए भेजे जाते थे. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द 4 मेन रीजन्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया वेर. 19th सेंचुरी में 4 मुख्य जो सेंटर थे भारत के कपड़े के सेल करने के, प्रोडक्शन के, उत्पादन के, वो थे. पहला था बंगाल. अब देखें तो वेस्ट बंगाल, ये एरिया पूरा का पूरा ये एरिया था. सेकेंड वाज ढाका इन ईस्टर्न बंगाल, नाउ बांग्लादेश. और बंगाल का ही पूर्वी हिस्सा जो ईस्ट बंगाल कहलाया, ये यहाँ पर स्थित ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है, ये दूसरा प्लेस था मेन. थर्ड वाज मद्रास. मद्रास जो है ये तीसरा स्थान था. फर्स्ट वाज बंगाल, सेकेंड वाज ढाका, थर्ड वाज मद्रास. पौंडीचेरी एंड नागापट्टनम इन कोरोमंडल कोस्ट. पांडिचेरी और नागापट्टनम ये तीनों, ये इस पूरे एरिया को आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है. इस कोरोमंडल कोस्ट पे स्थित ये 3 सेंटर थे, मद्रास, पांडिचेरी और नागापट्टनम. एंड फोर्थ वाज द पाटन, अहमदाबाद एंड सूरत इन गुजरात. अहमदाबाद, सूरत और पाटन, ये 3 स्थान जो गुजरात के थे, ये 3 जो है ये चौथा प्लेस था जो 19वीं शताब्दी में ज़्यादा फेमस सेंटर्स थे जहाँ पे कपड़े का प्रोडक्शन हुआ करता था.
In the next video, we will discuss causes for the decline of the Indian handicraft. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से कारण थे जिससे कि भारत का हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गया. ओके, थैंक यू.